दिल्ली शहर के एक छोटे से मध्यवर्गीय इलाके के 2 कमरे के मकान में सुबह सुबह की चहल पहल शुरू हो चुकी थी। 22 साल की आरोही रसोई में चाय बना रही थी और साथ ही अपने छोटे भाई बहनों को स्कूल के लिए तैयार होने की हिदायत भी दे रही थी। आरोही ने हाल ही में बीकॉम की पढ़ाई पूरी की थी। वह पढ़ने में बहुत होशियार थी और उसका सपना आगे एम कॉम या सीए करने का था। लेकिन नियति ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। उसके पिता, जो एक छोटी सी निजी कंपनी में क्लर्क थे, अचानक दिल का दौरा पड़ने के कारण बीमार हो गए। डॉक्टर ने उन्हें पूरी तरह से आराम करने की सलाह दी थी। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। घर में बूढ़े माता पिता और 3 छोटे भाई बहन, 17 साल की रूही, 14 साल का समर और 11 साल की छोटी नेहा। घर का किराया, पिता की दवाइयाँ और 3 बच्चों की स्कूल की फीस, सब कुछ आरोही के कंधों पर था। आरोही, बेटा चाय बन गई क्या? माँ ने खांसते हुए कमरे से आवाज दी। हाँ माँ, बस ला रही हूँ, आरोही ने मुस्कुराते हुए कहा, ताकि उसकी आंखों का दर्द उसकी माँ को ना दिखे। आरोही ने माँ को चाय दी और पिताजी के पास जाकर उनके पैर छुए। पिताजी ने नम आंखों से आरोही की तरफ देखा और बोले, बेटा तेरी पढ़ने की उम्र है और तुझे इस उम्र में पूरे घर का बोझ उठाना पड़ रहा है। मुझे माफ कर दे। पिताजी, आप ऐसा क्यों बोलते हैं? आरोही ने उनके हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, आप लोगों ने मुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि आज मैं अपने परिवार के काम आ सकूं। आप बस अपनी सेहत का ध्यान रखिए, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। उसी समय छोटा भाई समर दौड़ा हुआ आया और बोला, दीदी, आज के अखबार में नौकरियों के नए कई विज्ञापन आए हैं। आरोही ने झटपट दैनिक समाचार पत्र उठाया और आवश्यकता है जॉब वैकेंसीज वाला पन्ना खोलने लगी। उसकी नजर एक बड़े और आकर्षक विज्ञापन पर जाकर अटक गई। मल्होत्रा इंडस्ट्रीज प्रतिष्ठित कॉर्पोरेट कंपनी पद, पर्सनल असिस्टेंट, PA2, CMD योग्यता, बीकॉम ग्रेजुएट, अच्छी भाषा और कंप्यूटर ज्ञान, वेतन योग्यता अनुसार आकर्षक वेतन पैकेज। साक्षात्कार का समय आज सुबह 10 बजे मल्होत्रा इंडस्ट्री आरोही के मुंह से निकला। यह शहर की सबसे बड़ी और मशहूर कंपनियों में से एक थी। अगर यहाँ नौकरी मिल गई तो परिवार के सारे वित्तीय संकट एक झटके में दूर हो सकते थे। माँ, मुझे आज इंटरव्यू के लिए जाना है, आरोही ने उत्साह और थोड़ी घबराहट के साथ कहा। उसने अपनी सादी सी लेकिन साफ सुथरी सूती कपड़े कुर्ती पहनी, अपनी फाइल में सारे शैक्षणिक प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट्स व्यवस्थित किए और भगवान के सामने माथा टेक कर घर से निकल पड़ी। सुबह के ठीक 9:30 बजे आरोही मल्होत्रा इंडस्ट्री की गगनचुंबी इमारत के सामने खड़ी थी। कांच की विशाल इमारत देखकर ही उसकी घबराहट थोड़ी बढ़ गई। जब वह मुख्य दरवाजे से अंदर दाखिल हुई तो आलीशान रिसेप्शन और शांत माहौल देखकर वह प्रभावित हुई। उसने रिसेप्शनिस्ट से बात की और उसे चौथे माले के कॉन्फ्रेंस हॉल में जाने को कहा गया। कॉन्फ्रेंस हॉल के बाहर से कम 15-20 अन्य उम्मीदवार बैठे थे, जो बहुत ही मॉडर्न और महंगे कपड़ों में सजे धजे थे। आरोही को एक पल के लिए अपने सादे पहनावे को लेकर झिझक महसूस हुई, लेकिन उसने तुरंत अपने मन को समझाया, काम हुनर से मिलता है, कपड़ों से नहीं। तभी उसके बगल में बैठी एक लड़की ने दूसरी लड़की से फुसफुसाते हुए कहा, यार सुना है, इस कंपनी का मालिक विवेक मल्होत्रा बहुत खतरनाक बंदा है, बहुत ही बदमिजाज और खड़ूस, किसी की छोटी सी गलती भी बर्दाश्त नहीं करता। दूसरी लड़की ने जवाब दिया, हाँ भाई, उसके गुस्से के डर से पिछले 7 महीने में 4 PA नौकरी छोड़ चुके हैं। काम का इतना प्रेशर देता है और बात बात पर डांटता है कि बंदा डिप्रेशन में आ जाए। यह सुनकर आरोही का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या सच में बॉस इतना बुरा है? उसने मन ही मन सोचा। लेकिन फिर उसे अपने बीमार पिता और छोटे भाई बहनों के चेहरे याद आ गई। उसे यह नौकरी हर हाल में चाहिए थी, चाहे बॉस कितना भी खड़ूस क्यों ना हो। करीब 2 घंटे के इंतजार के बाद आरोही का नाम पुकारा गया। आरोही ने 2 लंबी सांस ली, ईश्वर का नाम लिया और मुख्य कैबिन का दरवाजा खटखटाया। कम इन। अंदर से कड़क, भारी और रोबीली आवाज आई। आरोही ने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। कैबिन बहुत बड़ा और आधुनिक था। सामने विशाल लकड़ी की मेज के पीछे एक 27-29 साल का नवयुवक बैठा था।
काले सूट बूट में उसका व्यक्तित्व तो बहुत प्रभावशाली था। तीखे नयन नक्श, एकदम गंभीर चेहरा और आंखों में एक अजीब सा अनुशासन का आरोप। वो कोई और नहीं बल्कि विवेक मल्होत्रा था। गुड मॉर्निंग सर, आरोही ने नम्रता से कहा। विवेक ने फाइल खोली और सरसरी नजर से उसके दस्तावेज देखे। बीकॉम 87% फ्रेशर हो, कोई अनुभव नहीं है? जी सर, मैं फ्रेशर हूँ, लेकिन मैं बहुत जल्दी सीखती हूँ और अपनी पूरी मेहनत। विवेक ने हाथ उठाकर उसे बीच में ही रोक दिया। मुझे लंबे भाषण पसंद नहीं है मिस आरोही, मुझे सिर्फ काम से मतलब है। यह कंपनी कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं है। यहाँ गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। क्या तुम सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक काम कर सकती हो? क्या तुम तनाव स्ट्रेस झेल सकती हो? आरोही ने निडरता से उसकी आंखों में देखा और कहा, सर मुझे काम की बहुत जरूरत है और मैं हर परिस्थिति में ईमानदारी से मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। विवेक ने उसे कुछ सेकंड तक घूर कर देखा। आमतौर पर लड़कियां उसके कड़े सवालों से घबरा जाती थी, लेकिन आरोही की आंखों में डर के बावजूद एक अजीब सा आत्मविश्वास और सच्चाई थी। विवेक ने अपनी कलम उठाई और फार्म पर दस्तक करते हुए कहा, ठीक है, कल सुबह ठीक 8:30 बजे रिपोर्ट करना। अगर 1 मिनट भी लेट हुई तो सीधे घर जाना, समझ आया? जी सर, थैंक यू सो मच सर। आरोही की खुशी का ठिकाना ना रहा। यू मे गो नाउ, विवेक ने बिना मुस्कुराए फिर से अपनी फाइलें में सिर झुकाते हुए कहा। अगले दिन सुबह आरोही समय से 10 मिनट पहले ही, यानी 8:20 बजे से ऑफिस पहुंच गई। वह किसी भी हाल में लेट होकर अपना पहला दिन खराब नहीं करना चाहती थी। ऑफिस के अन्य कर्मचारी उसे सहानुभूति की नजरों से देख रहे थे। विवेक का सीनियर मैनेजर अर्जुन जी आरोही के पास आए और बोले, बेटा आरोही, बधाई हो नौकरी के लिए, लेकिन एक सलाह से याद रखना, विवेक सर के कैबिन में जाने से पहले फाइलें 3 बार चेक कर लेना। सर को काम में जरा भी लापरवाही पसंद नहीं, वह बहुत गुस्सैल स्वभाव के है। जी अर्जुन जी, मैं ध्यान रखूंगी, आरोही ने कहा। ठीक 8:30 बजे विवेक मल्होत्रा ऑफिस में दाखिल हुआ। उसके आते ही पूरे फ्लोर पर सन्नाटा छा गया। सभी कर्मचारी अपने अपने कंप्यूटर पर ऐसे झुक गए जैसे सांस लेना भी गुनाह हो। विवेक सीधे अपने कैबिन में गया और इंटर बज उठा। आरोही, मेरी ब्लैक कॉफी और आज की मीटिंग्स की लिस्ट लेकर तुरंत अंदर आओ। जी सर, आरोही ने कहा। आरोही ने पेंट्री में गरम ब्लैक कॉफी ली और मीटिंग का शेड्यूल लेकर कैबिन में गई। उसने कॉफी टेबल पर रखी और फाइल आगे बढ़ाई। विवेक ने कॉफी का एक घूंट लिया और तुरंत वह कप वापस रख दिया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। यह क्या है? इतनी चीनी? तुम्हें किसने कहा कि मैं ब्लैक कॉफी में चीनी पीता हूँ? आरोही सहम गई। सर, मुझे लगा सोचना तुम्हारा काम नहीं है, विवेक चिल्लाया। पहली बात, मेरी कॉफी में बिना चीनी के सिर्फ शुद्ध ब्लैक कॉफी होनी चाहिए। दूसरी बात, मुझे अपने काम में अनुमान लगाने वाले लोग नहीं चाहिए। यह तुम्हारा पहला और आखिरी मौका है, इसे वापस ले जाओ और सही कॉफी बना कर लाओ। आरोही की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभाला। आई एम सॉरी सर, आगे से ऐसा नहीं होगा। वह चुपचाप कॉफी लेकर बाहर आ गई। पेंट्री में जाकर उसने अपनी आंखें पोंछी। उसने मन ही मन सोचा, यह इंसान सच में बहुत खड़ूस है। इतने छोटे से काम के लिए इतना चिल्लाने की क्या जरूरत थी? पूरा दिन तनाव में बीता। विवेक ने उसे फाइलों का ढेर थमा दिया, कई मेल ड्राफ्ट करवाए और लगातार काम कराता रहा। शाम के 7 बज चुके थे। बाकी स्टाफ धीरे धीरे जा रहा था। आरोही का सिर दर्द से फटने लगा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह अपना सारा पेंडिंग काम पूरा करके ही उठी। रात 8 बजे जब विवेक अपने कैबिन से निकला, उसने देखा कि पूरा ऑफिस खाली था, लेकिन आरोही अभी भी अपने डेस्क पर बैठी कंप्यूटर में कुछ टाइप कर रही थी। विवेक उसके डेस्क के पास आकर रुका। तुम अभी तक यहाँ क्यों हो? आरोही चौंक कर खड़ी हो गई। सर, आपने जो कल की बोर्ड मीटिंग की फाइल्स दी थी, मैंने उन सब का डाटा एंट्री पूरा कर दिया है ताकि कल सुबह आपको इंतजार ना करना पड़े। विवेक ने स्क्रीन पर देखा। सारा काम बिल्कुल साफ सुथरा और बिना किसी गलती के पूरा था। विवेक के चेहरे पर एक पल के लिए आश्चर्य का भाव आया, लेकिन उसने तुरंत अपने रूखे अंदाज को वापस लाते हुए कहा, ठीक है, लेकिन देर तक रुकने से ओवरटाइम का एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलेगा। आप घर जाओ। यह कहकर विवेक मुड़ा और अपनी कार की तरफ चला गया। आरोही ने एक ठंडी सांस भरी। अजीब इंसान ने धन्यवाद तक नहीं कहा। उसने अपना बैग उठाया और घर के लिए निकल पड़ी। दिन बीतते गए, हफ्ते महीनों में बदल
ने लगे। आरोही की दिनचर्या बहुत कठिन थी। सुबह जल्दी उठकर घर का खाना बनाना, भाई बहनों को पढ़ाना, फिर ऑफिस में कई घंटे अपने सख्त और गुस्सैल बॉस की डांट सुनना। लेकिन अपनी मेहनत और लगन से आरोही ने धीरे धीरे विवेक की हर पसंद और नापसंद को समझ लिया था। अब विवेक को बिना बोले उसकी जरूरत की फाइलें टेबल पर मिल जाती थी। कॉफी एकदम परफेक्ट बनने लगी थी। विवेक का शेड्यूल इतना व्यवस्थित हो गया था कि कंपनी के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बिना किसी रुकावट के पूरे होने लगे थे। हालांकि विवेक बाहर से अभी भी बहुत सख्त और खड़ूस बना रहता था, लेकिन अंदर ही अंदर वह आरोही की कार्य कुशलता और ईमानदारी से बहुत प्रभावित हो चुका था। उसने देखा था कि ऑफिस की बाकी लड़कियां जहां गपशप और मेकअप में समय बिताती थी, वहीं आरोही सिर्फ अपने काम से काम रखती थी और कभी किसी बात की शिकायत नहीं करती थी। एक दिन मल्होत्रा इंडस्ट्री की एक बहुत बड़ी जापानी कंपनी के साथ डील होने वाली थी। करोड़ों रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दांव पर था। जापानी प्रतिनिधि ऑफिस में आ चुके थे। मीटिंग शुरू होने वाली थी कि अचानक विवेक को पता चला कि प्रेजेंटेशन के मुख्य फाइल पेन ड्राइव से करप्ट हो गई है। विवेक का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसने आईटी हेड को बुरी तरह डांट दिया, अगर यह डील रद्द हुई तो मैं तुम सबको नौकरी से निकाल दूंगा। 15 मिनट में मीटिंग है, मैं उन्हें क्या दिखाऊंगा। पूरे ऑफिस में हड़कंप मच गया। सब डर के मारे कांप रहे थे। तभी आरोही शांत कदमों से कैबिन में आई। उसके हाथ में एक दूसरी पेन ड्राइव और प्रिंटेड फाइल्स का सेट था। सर घबराइए मत, आरोही ने सौम्य आवाज में कहा। घबराइए मत मतलब, तुम्हें समझ आ रहा है कि कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, विवेक चिल्लाया। सर आप एक बार यह चेक कर लीजिए, आरोही ने पेन ड्राइव लैपटॉप में लगाई। मुझे आदत है कि मैं आपके हर मुख्य प्रेजेंटेशन का एक बैकअप अपने पास सुरक्षित रखती हूँ और मैंने इसके हार्ड कॉपी प्रिंट आउट्स भी पहले से निकाल कर रख लिए थे। स्क्रीन पर पूरा प्रेजेंटेशन बिल्कुल सही सलामत खुल गया। विवेक स्तब्ध रह गया। उसकी आंखें आरोही के चेहरे पर टिक गई, जहां पूरा ऑफिस संकट के समय हाथ पांव फूलने के कारण काम नहीं कर पा रहा था, वहीं इस सादी सी लड़की ने अपनी दूरदर्शिता से कंपनी को करोड़ों के नुकसान से बचा लिया था। मीटिंग बहुत सफल रही। जापानी डेलीगेट्स बहुत खुश हुए और डील फाइल हो गई। शाम को जब सब लोग खुशियां मना रहे थे, विवेक अपने कैबिन में अकेला बैठा था। उसने आरोही को अंदर बुलाया। आरोही कैबिन में आई। सर आपने बुलाया। विवेक अपनी कुर्सी से उठा और खिड़की के पास खड़ा हो गया। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद उसने बिना आरोही की तरफ देखे कहा, आज तुमने बहुत अच्छा काम किया। अगर आज तुम बैकअप नहीं रखती तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। आरोही हैरान थी। यह पहली बार था कि जब खड़ूस विवेक मल्होत्रा के मुंह से तारीफ के शब्द निकले थे। थैंक यू सर, यह तो मेरा फर्ज था, आरोही ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। विवेक मुड़ा और उसने आरोही की तरफ देखा। पहली बार उसने गौर किया कि जब आरोही मुस्कुराती है तो उसके गालों में हल्के गड्ढे डिंपल पड़ते हैं और उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक आ जाती है। विवेक के सख्त दिल में अचानक एक अजीब सी हलचल हुई। उसने तुरंत अपनी नजरों को हटाया और अपने गले को साफ करते हुए कहा, हम ठीक हैं, तुम आज जल्दी घर जा सकती हो। जी सर थैंक यू, कहकर आरोही बाहर चली गई। विवेक कुर्सी पर बैठ गया और अपने दिल पर हाथ रखा। उसकी धड़कनें तेज थी। मुझे क्या हो रहा है, मैं उस लड़की के बारे में ऐसा क्यों सोच रहा हूँ, उसने खुद से सवाल किया। दिन बीतते गए और मौसम बदलने के साथ साथ विवेक और आरोही के बीच का रिश्ता भी धीरे धीरे बदलने लगा। विवेक का रवैया अभी भी सख्त था, लेकिन अब उस सख्ती में एक अनजानापन और परवाह झलकने लगी थी। एक दिन दिल्ली में मूसलाधार बारिश हो रही थी। दोपहर के समय आरोही अचानक काम करते करते चक्कर खाकर गिर पड़ी। पूरे ऑफिस में अफरा तफरी मच गई। विवेक जैसे ही अपने कैबिन से बाहर निकला और आरोही को जमीन पर बेहोश देखा, उसके दिल एक पल के लिए थम गया। उसके चेहरे का सारा रंग उड़ गया। आरोही, विवेक चिल्लाया और बिना कुछ सोचे समझे दौड़कर उसके पास पहुंचा। उसने आरोही को अपनी बाहों में उठा लिया। सब लोग देखते रह गए। जो बॉस किसी को छूना तो दूर, किसी से ठीक से बात भी नहीं करता था, वो आज एक मामूली पीए को अपनी बाहों में उठाए घबराया हुआ बदहवास भाग रहा था।
ड्राइवर गाड़ी निकालो फौरन, विवेक चिल्लाया। विवेक खुद आरोही को अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने उसकी जांच की और ग्लूकोज की ड्रिप चढ़ाई। डॉक्टर ने बाहर आकर विवेक से कहा, घबराने की कोई बात नहीं है। अत्यधिक मानसिक तनाव, कमजोरी और समय पर खाना ना खाने की वजह से इनका ब्लड प्रेशर बहुत कम हो गया था। इन्हें आराम की जरूरत है। विवेक डॉक्टर की बात सुनकर खुद पर गुस्सा होने लगा। उसने याद किया कि पिछले कुछ दिनों से वह आरोही को कितना ज्यादा काम दे रहा था। जब आरोही को होश आया तो उसने खुद को अस्पताल के एक प्राइवेट वार्ड में पाया। सामने विवेक एक कुर्सी पर बैठा चिंताजनक नजरों से उसे ही देख रहा था। सर, आप? आरोही ने उठने की कोशिश की। उठो मत, चुपचाप लेटी रहो, विवेक ने थोड़े सख्त लेकिन चिंतित स्वर में कहा। तुम खुद का ध्यान क्यों नहीं रखती? खाना क्यों नहीं खाया दोपहर में? सर, वो काम बहुत ज्यादा था इसलिए टाइम नहीं मिला, आरोही ने धीरे से कहा। काम मुझसे ज्यादा जरूरी क्या? विवेक अचानक बोल पड़ा। आरोही ने चौंक कर विवेक की तरफ देखा। विवेक को भी एहसास हुआ कि उसने क्या कह दिया। विवेक ने बात संभालते हुए कहा, मेरा मतलब है अगर कर्मचारी बीमार पड़ जाएंगे तो कंपनी का काम रुक जाएगा, समझी तुम? जी सर, आरोही ने सिर झुका लिया। तभी डॉक्टर आए और उन्होंने कहा कि आरोही अब घर जा सकती है। विवेक ने खुद अपनी महंगी कार में आरोही को उसके घर छोड़ने का फैसला किया। जब कार आरोही की तंग और छोटी सी गली में पहुंची तो आरोही ने कहा, सर आप यहीं रोक दीजिए, आगे रास्ता छोटा है। विवेक ने देखा कि आरोही का घर बहुत सादा और गरीब बस्ती में था। उसके छोटे भाई बहन और माता पिता बाहर इंतजार कर रहे थे। आरोही के माता आरोही के पिता ने लाठी के सहारे आगे आकर विवेक का धन्यवाद किया। साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप हमारी बच्ची को सही सलामत घर ले आए। विवेक ने आरोही के पिता के फटे हुए कुर्ते और उनके बीमार चेहरे को देखा। फिर उसने आरोही के छोटे भाई बहनों को देखा जो फटे पुराने लेकिन साफ सुथरे कपड़ों में थे। विवेक को समझ आ गया कि आरोही इतनी मेहनत क्यों करती थी, क्यों वह देर रात तक रुकती थी और क्यों वह एक एक पैसे की कदर करती थी। उसके दिल में आरोही के प्रति सम्मान और गहरा हो गया। कोई बात नहीं अंकल जी, आरोही हमारी कंपनी की बहुत जिम्मेदार एम्प्लॉय है, आप इसकी चिंता मत कीजिए, विवेक ने बहुत ही नर्मदा से कहा। आरोही यह देखकर हैरान थी कि ऑफिस में शेर की तरह दहाड़ने वाला विवेक मल्होत्रा उसके गरीब माता पिता के सामने कितना विनीत और विनम्र होकर बात कर रहा था। अस्पताल की घटना के बाद से विवेक का व्यवहार पूरी तरह बदल चुका था। अब वह किसी बात पर डांटता नहीं था। अगर आरोही से कोई छोटी गलती भी हो जाती तो वह उसे शांत रहकर समझा देता। वह हर दोपहर आरोही के लिए खाना खाने की हिदायत देता और यहाँ तक कि उसने आरोही के वर्कलोड को कम करने के लिए एक जूनियर असिस्टेंट भी रख लिया। आरोही भी महसूस कर रही थी कि विवेक का कड़ा खोल सेल अब पिघल रहा है। उस खड़ूस बॉस के पीछे एक बहुत ही संवेदनशील, दयालु और देखभाल करने वाला इंसान छुपा हुआ था। एक दिन आरोही के छोटे भाई समर के स्कूल की सालाना फीस और पिताजी की सर्जरी के लिए कुछ रुपए की सख्त जरूरत आ पड़ी। आरोही बहुत परेशान थी। उसने अपने रिश्तेदारों से मदद मांगी लेकिन सबने हाथ खड़े कर दिए। वह ऑफिस में बैठी बैठी रो रही थी। उसने सोचा कि क्या वह बैंक से लोन ले सकती है। तभी विवेक उसके डेस्क के पास आया। उसने देखा कि आरोही की आंखें लाल है और वह उदास है। आरोही, क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? विवेक ने चिंतित होकर पूछा। ना, कुछ नहीं सर, बस ऐसे ही, आरोही ने आंसू पोंछते हुए कहा। मुझसे झूठ मत बोलो, बताओ क्या परेशानी है? विवेक का स्वर अधिकार पूर्ण था। आरोही ने हिचकिचाते हुए पूरी बात बता दी। सर, मुझे पिताजी के ऑपरेशन और भाई की फीस के लिए पैसों की जरूरत है कि मुझे कंपनी से कुछ एडवांस सैलरी मिल सकती है। विवेक ने बिना एक पल गवाए अपने चेक बुक पर दस्तखत की और कई लाख का चेक आरोही के हाथ में थमा दिया। आरोही ने चौंक कर देखा। यह सर, यह तो बहुत ज्यादा है, मुझे सिर्फ 1 लाख चाहिए थे, बाकी के तुम्हारे पिताजी के इलाज और दवाई के लिए है, विवेक ने कहा। यह कोई एडवांस सैलरी नहीं है, यह कंपनी की तरफ से एक हेल्प है, तुम्हें इसे चुकाने की कोई जरूरत नहीं है। आरोही की आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह निकले।
सर, मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। आप जितने बाहर से कठोर दिखते हैं, अंदर से उतने ही अच्छे हैं। विवेक ने उसकी आंखों में देखा। उन आंखों में अपने लिए प्यार और सम्मान देखकर विवेक का दिल खुशी से भर गया। अब रोना बंद करो और घर जाओ, अपने पिताजी का ध्यान रखो, विवेक ने मुस्कुराते हुए कहा। यह पहली बार था जब आरोही ने विवेक को मुस्कुराते देखा था। उसकी मुस्कान इतनी सच्ची और आकर्षक थी कि आरोही का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। उसे एहसास हुआ कि उसे अपने इस खड़ूस बोझ से प्यार होने लगा है। विवेक भी अब इस बात को नकार नहीं सकता था कि वह आरोही से बेइंतहा प्यार करने लगा था। जो इंसान कभी किसी से मुस्कुरा कर बात नहीं करता था, वह अब सुबह सिर्फ इसलिए जल्दी ऑफिस आता था ताकि आरोही का मुस्कुराता हुआ चेहरा देख सके। लेकिन विवेक को डर था कि कहीं आरोही यह ना समझे कि वह उसका बॉस होने का फायदा उठा रहा है। एक शाम मानसून का मौसम, ऑफिस के सभी लोग जा चुके थे। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। आरोही अपनी फाइलें समेट रही थी कि तभी विवेक अपने कैबिन से बाहर आया। आरोही, क्या तुम मेरे साथ थोड़ी देर छत टेरेस पर चलोगी? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, विवेक ने कहा। आरोही थोड़ी हैरान हुई, लेकिन उसने हाँ कह दिया। दोनों ऑफिस की इमारत की छत पर पहुंचे। ठंडी हवा चल रही थी और हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। शहर की लाइटें बहुत खूबसूरत लग रही थी। विवेक रेलिंग के पास खड़ा हो गया। आरोही भी उसके पास जाकर खड़ी हो गई। कुछ देर की खामोशी के बाद विवेक ने बोलना शुरू किया। आरोही, तुम जानती हो सब लोग मुझे ऑफिस में क्या कहते हैं? आरोही हिचकी। सर, वो खड़ूस खड़ूस बद मिजाज घमंडी, विवेक खुद ही मुस्कुराते हुए बोला। सही कहते हैं सब। मैं ऐसा ही था जब मैं छोटा था। मेरे माता पिता का एक एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। इस पूरी संपत्ति और बिजनेस की जिम्मेदारी मेरे अकेले के कंधों पर आ गई थी। लोगों ने मुझे धोखा देने की कोशिश की, इसलिए मैंने खुद के चारों तरफ एक सख्त दीवार बना ली ताकि कोई मुझे कमजोर ना समझे। आरोही ने पहली बार विवेक के दर्द को महसूस किया। उसकी आंखों में हमदर्दी आ गई। विवेक ने आरोही की तरफ मुड़कर देखा और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, लेकिन फिर तुम मेरी जिंदगी में आई। तुमने मेरी डांट सही, मेरा गुस्सा झेला, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारी। तुमने मुझे सिखाया कि इंसानियत और ईमानदारी क्या होती है। तुमने उस सख्त दीवार को तोड़ दिया। आरोही। आरोही का दिल जोरों से धड़कने लगा। विवेक ने आरोही का हाथ अपने हाथों में ले लिया। आरोही ने अपना हाथ पीछे नहीं खींचा। आरोही, मैं कोई बहुत अच्छा इंसान नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ रहकर मैं एक बेहतर इंसान बनना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी? क्या तुम इस खड़ूस बोझ के दिल की रानी बनोगी? विवेक ने बहुत ही सादगी और सच्चाई से अपने प्यार का इजहार कर दिया। आरोही की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। जो इंसान पूरी दुनिया के सामने सख्त और बेपरवाह था, वह आज उसके सामने अपने दिल की हर बात खोल कर रख चुका था। सर, आरोही के मुंह से निकला। विवेक, सिर्फ विवेक कहो, उसने प्यार से कहा। आरोही ने मुस्कुराते हुए अपना सिर विवेक के सीने से लगा दिया और बोली, मुझे आपकी डांट से बहुत डर लगता था, लेकिन अब मुझे सिर्फ आपसे प्यार है। हाँ विवेक, मैं आपकी जिंदगी में शामिल होने के लिए तैयार हूँ। विवेक ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। बारिश की बूंदें उन पर गिर रही थी, जैसे कुदरत भी उनके इस खूबसूरत मिलन का जश्न मना रही हो। कुछ ही महीनों बाद विवेक मल्होत्रा मल्होत्रा और आरोही की शादी बहुत ही धूमधाम से हुई। विवेक ने आरोही के परिवार को अपना परिवार बना लिया। उसके पिताजी का इलाज सबसे अच्छे अस्पताल में करवाया गया और वह अब बिल्कुल स्वस्थ थे। आरोही के छोटे भाई बहनों की पढ़ाई का सारा खर्च भी विवेक ने अपने जिम्मे ले लिया। शादी के बाद मल्होत्रा इंडस्ट्रीज का माहौल पूरी तरह बदल गया था। जो बॉस पहले बात पर चिल्लाता था, अब वह मुस्कुराकर कर्मचारियों का स्वागत करता था। ऑफिस के कर्मचारी अब विवेक से डरते नहीं थे, बल्कि उसका सम्मान करते थे। सब जानते थे कि इस चमत्कार के पीछे आरोही का प्यार और उसकी सादगी थी। आरोही अब सिर्फ विवेक की पीए नहीं थी, वह मल्होत्रा इंडस्ट्री की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मेंबर और विवेक की जीवन संगनी थी। एक दिन ऑफिस में काम के दौरान विवेक ने आरोही को अपने कैबिन में बुलाया। आरोही अंदर आई और मुस्कुरा कर बोली, जी सर, आपने क्यों बुलाया? विवेक अपनी कुर्सी से उठा, उसके पास आया और उसे कमर से पकड़कर करीब खींचते हुए बोला, मैडम, अब तो हम शादीशुदा हैं।
अब तो सर कहना बंद कर दो, लेकिन ऑफिस में तो आप मेरे बॉस ही हैं ना, आरोही ने शरारत से कहा। ऑफिस में भले ही मैं बॉस हूँ, लेकिन मेरी पूरी जिंदगी की बॉस सिर्फ तुम हो, विवेक ने उसके माथे को चूमते हुए कहा। दोनों की हंसी से केबिन गूंज उठा। नफरत और शक्ति से शुरू हुआ यह सफर प्यार और भरोसे की एक अटूट मिसाल बन चुका था। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर शेयर करें। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर जरूर करें। और ऐसी इमोशनल सस्पेंस, फैमिली स्टोरी, लव स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी को सुनने के लिए मेरे एसके की जुबानी 2.0 चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ।